मात्रक के खाली स्थान छोड़ छोड़कर बाकी मदों को निरूपित कर देंगे। आइए अब हम दंडालेख बना लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर हम रखेंगे राजनीतिक पार्टियों को, ठीक है, और वाई अक्ष पे हम रख रहे हैं जीती हुई सीटों को, ठीक है। और 10-10 तक का एक मात्रक बराबर 10 सीटें हम मान लेते हैं। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। इस तरह की हमने लाइनें खींच ली, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। अब एक एक राजनीतिक पार्टी की सीटों को हम दर्शा देते हैं। तो पहले राजनीतिक पार्टी ए ने कितनी सीटें जीती थी? 75। तो 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का दंड खींचा और लंबाई कितनी की इसकी? 75 तक। तो 70 और 80 के ठीक बीच में 75, और 75 हमने लिख दिया। अब बी ने कितनी सीटें जीती थी? 55। तो यहाँ लिख दिया हमने बी 55। सी की ऊंचाई होगी 37, ठीक है, 40 के करीब होगा ये, ठीक है, और 30 से थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है, और चौड़ाई तो 1 सेंटीमीटर ही होगी। अब सी से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हम डी को खींचेंगे। डी का मान है 29, ठीक है। तो 30 से बहुत बहुत ही कम छोटा, थोड़ा सा छोटा, एक छोटा 29 होगी। 10 ऊंचाई तक का हमने एक दंड बना दिया जो कि ई राजनीतिक पार्टी को दर्शाता है। ऊंचाई का हमने दंड बना लिया एफ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा दंडालेख दिए हुए प्रश्न का। अब हम दोबारा प्रश्न पर आ गए हैं, क्योंकि हम दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं? तो ये हम देखेंगे दंडालेख से कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो हम दंडालेख पे आ गए। अब दंडालेख में देखिए कि सबसे ऊंचा, सबसे लंबा दंड कौन सा है? ये ए राजनीतिक पार्टी का, और इसका मान कितना है? 75 है, ठीक है। ये हम सारणी में भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती हैं? कितनी है? 75, और वो किसने जीती है? ए पार्टी ने। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई की कितनी पत्तियां? 3, ठीक है। उसी प्रकार 127 से 135 मिलीमीटर की रेंज में या वर्ग में कितनी पत्तियां हैं? 5। आयत चित्र खींचते हैं। आयत चित्र खींचने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता होती है कि ये जो वर्ग दिए होते हैं ये सतत वर्ग होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखिए जो पहला वर्ग है वो 118 से 126 है, दूसरा वर्ग 126 से शुरू नहीं हो रहा है, 127 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये सतत वर्ग नहीं है, तो हमें पहले इनको सतत बनाना होगा, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है, ठीक है, इन वर्गों की जो अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर है, मतलब पहले के अधिकतम और दूसरे के न्यूनतम का जो अंतर है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो 127 में से 126 गए तो कितना बचा? 1, ठीक है। अब ये जो मिला हमें उसे हम 2 से भाग दे देंगे, तो हमें मिला 0.5। अब हम क्या करेंगे, हर वर्ग में जो न्यूनतम मान है उसमें 0.5 घटा देंगे और जो अधिकतम मान है उसमें 0.5 जोड़ देंगे। फिर जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा संतत वर्ग, ठीक है। तो 118 में 0.5 घटाएंगे तो मिलेगा 117.5। इसी प्रकार 127 में 0.5 घटाएंगे तो मिलेगा 126.5। अब अधिकतम मान में जोड़ना है, तो 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो 126.5, 135 में 0.5 जोड़ेंगे तो 135.5। क्योंकि देखिए पहला वर्ग जहां खत्म हो रहा है 126.5 पे, दूसरा वर्ग वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। दूसरा वर्ग जहां खत्म हो रहा है, तीसरा वर्ग वहीं से शुरू हो रहा है 135.5 पे, ठीक है। तो अब इस जो संतत वर्ग है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से हम बनाने से पहले उसकी विधि को देख लेते हैं थोड़ा सा। हम एक उपयुक्त पैमाना लेकर क्षैतिज एक्स अक्ष पर निरूपित करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 9 मिलीमीटर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो 9 मिलीमीटर का है, ठीक है। साथ ही पहला वर्ग अंतराल हमारा शुरू हो रहा है 117.5 से यहाँ पर, ठीक है। तो शून्य से नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निकुंज का चिन्ह बनाकर अक्ष का एक विच्छेद दिखाकर इस आलेख पर दर्शाएंगे। क्योंकि अगर हम शून्य से शुरू करेंगे तो हमारे जो आयत चित्र है वो बहुत दूर से बनना शुरू होगा, ठीक है। इसलिए हम निकुंज की सहायता लेंगे, निकुंज को उपयोग करेंगे। फिर एक उपयुक्त पैमाने के अनुसार हम पत्तियों की संख्या या जो बारंबारता है उसको ऊर्ध्वाधर अक्ष y पर निरूपित करेंगे, और अधिकतम बारंबारता कितनी है? 12 है। तो हम ऐसे पैमाने का चयन करेंगे जिसमें अधिकतम बारंबारता आ जाए 12, ठीक है। तो वर्ग अंतरालों को बारंबारताओं की लंबाई मानकर आयत या आयताकार दंड बना लेंगे। ये हमने लंबाई मिलीमीटर में। फिर ये हमने निकुंज बना दिया, क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्ग है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 117.5 से, ठीक है। हमने दिखा दिया 117.5, फिर है 126.5, 126, फिर 135.5, फिर 144.5, फिर 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5, ये हमने दर्शा दिया।
अब हम y अक्ष को दिखा देते हैं पत्तियों की संख्या। अधिकतम संख्या कितनी है? 12 है, तो हमने 14 तक दिखा दिया। वर्ग है 117.5 से 126.5। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का हम आयत खींचेंगे 117.5 से 126.5 तक। और पत्तियों की संख्या कितनी है? 3, तो उसकी लंबाई हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये आयत चित्र हो गया हमारा। ठीक है, 117.5 से 126.5। ठीक है, और इसकी लंबाई होगी 3, 2 और 4 के ठीक बीच में। अगला है हमारा वर्ग 126.5 से 135.5। ठीक है, तो 126.5 से शुरू होगा और 135.5 तक जाएगा, समान चौड़ाई का। ठीक है, क्योंकि वर्ग अंतराल समान है, 9 है। ठीक है, 9 मिलीमीटर है। ठीक है, तो और इसकी लंबाई कितनी होगी? 5। ठीक है, तो ये हम 5 की लंबाई का खींच दिया हमने, तो लंबाई 5 हो गई, चौड़ाई समान ही रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी दूरी नहीं है दोनों आयत के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये संतत वर्ग अंतराल है। ठीक है, इन वर्ग अंतराल चौड़ाई समान ही रखी। अब अगला होगा हमारा 144.5 से 153.5 तक। अब इसकी लंबाई होगी 12। ठीक है, तो इसकी 12 लंबाई का हमने खींच दिया, तो 5 लंबाई का आयत खींच दिया हमने। फिर अगला है 162.5 से 171.5। ठीक है, इसका मान है 4, तो 4 लंबाई का खींच देंगे। ठीक है, 4 लंबाई का हमने खींच दिया। और आखिरी हमारा 171.5 से 180.5, इसकी लंबाई है 2, तो ये 2 लंबाई का हम खींच देंगे। तो ये जो बन गया हमारा, यही है हमारा आयत चित्र, और यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब प्रश्न के दूसरे और तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। दूसरे भाग में पूछा है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? दोस्तों, अगर आपने हमारा अध्याय 14 के परिचय का वीडियो पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जहां जहां हम आयत चित्र बना सकते हैं, वहां वहां हम बारंबारता बहुभुज आलेख भी बना सकते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि हम बारंबारता बहुभुज भी बना सकते हैं इसको निरूपित करने के लिए, इन आंकड़ों को निरूपित करने के लिए। अब प्रश्न के तीसरे भाग में हमसे पूछा है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ पर सबसे अधिक पत्तियों की संख्या कितनी है? 12 है। और वो किसकी है? जिन पत्तियों की लंबाई 145 से 153 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सभी पत्तियों की लंबाई 153 मिलीमीटर होगी। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हमें वर्ग अंतराल दिया है 145 से 153। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम नहीं कह सकते, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सभी पत्तियों की लंबाई 12 होगी। कि 12 हालांकि सबसे अधिक तो है। ठीक है, लेकिन ये 12 जो है सबकी सब 153 मिलीमीटर लंबाई की होंगी, ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर होगा नहीं। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया है, नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ठीक है, कि कितने लैंप जो है, कितने घंटे उनका जीवन काल है, मतलब ठीक है कितने घंटे वो चलते हैं। जैसे 300 से 400 घंटे चलते हैं 14 लैंप। ठीक है, 900 से 1000 घंटे चलते हैं 48 लैंप। ठीक है, तो ये सब सारणी में हमें दिया गया है। तो इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में हमें कहा गया है, एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। ठीक है, मतलब इस सारणी का आयत चित्र बनाइए, तो हम बना लेंगे। और दूसरे भाग में कहा गया है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है, तो हम आयत चित्र बना लेते हैं, उसके बाद दूसरे भाग को भी हल कर लेंगे प्रश्न के। बनाने से पहले हम उसकी विधि को देख लेते हैं। ठीक है, हम एक उपयुक्त पैमाना लेकर लैंपों के जो जीवन काल है घंटों में, उसको एक्स अक्ष पर दिखाएंगे, निरूपित करेंगे। हम एक पैमाना ले लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 घंटे। ठीक है, और साथ ही पहला वर्ग अंतराल 300 से प्रारंभ हो रहा है, ना कि 0 से, तो हम एक निकुंज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सीधे 300 पे आ जाएंगे एक्स अक्ष पर। ठीक है, विच्छेद दिखाकर इसे दिखा देंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक उपयुक्त पैमाना लेकर पैमाने के अनुसार लैंपों की जो संख्या है, बारंबारता जो है लैंपों की संख्या को, उसको हम y अक्ष पर निरूपित करेंगे। और हम जानते हैं, हमने यहाँ पर देखा है, लैंपों की जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम बारंबारता है, वो 86 है। ठीक है, तो हमें एक ऐसे पैमाने का चयन करना होगा जिसमें ये अधिकतम बारंबारता 86 आ जाए। ठीक है, तो अभी हम इसको बनाएंगे तो वैसा ही लेंगे। ठीक है, कि जो है अधिकतम बारंबारता 86 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल के अनुसार समान चौड़ाई के संगत वर्ग अंतरालों को, बारंबारताओं को लंबाइयां मानकर आयत के आयताकार दंड बनाते चले जाएंगे हम। आइए अब हम आयत चित्र का आलेख बनाते हैं। एक्स अक्ष पर हम रखेंगे जीवन काल घंटों में। ठीक है, लैंप का जो जीवन काल है, ठीक है, घंटों में। अब ये 300 से शुरू हो रहा है, तो एक निकुंज ले लिया, क्योंकि हम 0 से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा यहाँ 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ठीक है, क्योंकि 1000 तक हम जाना है। ठीक है, फिर हमने y अक्ष में बना दिया लैंपों की संख्या।
ठीक है। अधिकतम कितनी है 86, तो हम 90 तक चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एक मात्रक 10 के बराबर हो जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, 90 तक हम चले गए क्योंकि हमें 86 तक जाना था। ठीक है, अब 300 से 400 जो जीवन काल है, उन लैंपों की संख्या कितनी है 14। ठीक है, तो 300 से 400 के बीच में एक आयत बना देंगे। ठीक है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का। ठीक है, पर इसकी लंबाई कितनी होगी 14, तो 10 और 20 के बीच में आएगा ये 14, तो ये बना दिया। फिर अगला वर्ग अंतराल है हमारा 400 से 500 और इसकी संख्या है 56, तो 56 लंबाई का। ठीक है, चौड़ाई समान रहेगी वही 1 सेंटीमीटर, और बीच में कोई दूरी नहीं होगी दोनों आयतों के। ठीक है, आयत चित्र में आयतों के बीच में कोई दूरी नहीं होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 56, 56 मतलब 50 और 60 के बीच में। ठीक है, तो ये बना दिया हमने। फिर अगला आयत जो होगा, चौड़ाई तो समान ही होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, या कोई कितना भी ले सकते हैं आप, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 500 से 600। ठीक है, 500 से 600 के बीच में इसकी लंबाई कितनी होगी 60। ठीक है, तो ये 60 लंबाई का। ठीक है, हमने एक आयत बना दिया, 60 लिख भी दिया। अब 600 से 700 समान चौड़ाई का एक और आयत बनाएंगे, उसकी लंबाई होगी 86। ठीक है, तो 86 की लंबाई का हमने बना दिया। फिर 700 से 800, ठीक है, समान चौड़ाई का एक आयत बनाएंगे, इसकी लंबाई होगी 74, तो 74 जो है होगा हमारा 70 से 80 के बीच में। ठीक है, 86 हमारा कहाँ था, 80 से 90 के बीच में। ठीक है, फिर 800 से 900 के बीच में जो है आयत बनाएंगे, उसकी लंबाई कितनी होगी 62। ठीक है, तो 62 होगा 60 के ठीक थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये आयत बना दिया हमने। फिर 900 से 1000 में का आयत बनाएंगे समान चौड़ाई का, तो इसकी लंबाई कितनी होगी 48। ठीक है, तो 48 लंबाई का हमने एक आयत बना दिया। ठीक है, तो ये जो बन गया हमारा, ये बन गया हमारा आयत चित्र। ठीक है, तो इसी तरह हमें आयत चित्र बनाना होता है। तो ये हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया दोस्तों। हमने प्रश्न को दोबारा लिख लिया क्योंकि यहाँ प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो हमें बताना है कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बताना है कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। ठीक है, तो आप देखिए 700 से अधिक मतलब 700 से आगे, 700 से 800 900 1000। ठीक है, इनके मान देख लेते हैं आलेख में, कितने हैं 74 62 और 48। सारणी में देख लेते हैं 700 से अधिक क्या आते हैं, 700 से 1000 तक, तो वही 74 62 और 48, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 74 धन 62 धन 48, ये हो जाएगा 184। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 184 लैंपों का जो जीवन काल है वो 700 घंटे से अधिक है। वो 700 से 800 भी हो सकता है, 800 से 900 भी हो सकता है, 900 से 1000 भी हो सकता है, पर सबका जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो हमारा उत्तर होगा 184। प्रश्न 6, प्रश्न 6 में दोस्तों हमें दिया गया है नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। ठीक है, एक सेक्शन ए है और एक है सेक्शन बी, जैसे हमारे स्कूल में विद्यालय में होता है 9th ए 9th बी 9th सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है जैसे कि 0 से 10 अंक सेक्शन ए में 3 बच्चों के आए, 10 से 20 9 के आए, और 10 से 20 अंक जो है सेक्शन बी में 19 बच्चों के आए। ठीक है, इस तरह से हमें सारणी दी हुई है। तो हमसे कहा गया है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हमें एक ही आलेख बनाना है जिसमें दो बारंबारता बहुभुज बनाने हैं। ठीक है, एक सेक्शन ए के लिए एक सेक्शन बी के लिए। फिर हमें कहा गया दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। निष्पादनों का मतलब होता है दोनों सेक्शनों की परफॉर्मेंस की तुलना करनी है कि किस सेक्शन के बच्चों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक, ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, पर ये हमें कैसे बताना है, बहुभुजों का अध्ययन करके, दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके। तो आइए पहले हम दोनों बहुभुज बना लेते हैं। दोस्तों बहुभुज बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है वर्ग चिन्ह की। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र है वो हमने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। वर्ग चिन्ह होता है उस वर्ग की ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं निम्न सीमा धन ऊपरी सीमा बटे 2। ठीक है, ये होता है हमारा वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए 0 से 10 के वर्ग में वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, 0 धन 10 बटा 2 यानी कि 5। ठीक है, वो ये सेक्शन बी के लिए भी वही आ जाएगा 5, क्योंकि वर्ग तो समान है दोनों में 0 से 10। 10 और 20 के वर्ग में क्या हो जाएगा, 10 धन 20 बटे 2 यानी कि 30 बटे 2 यानी कि 15। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा 15। अगला वर्ग है 20 से 30 दोनों तरफ। ठीक है, 20 धन 30 बटे 2, 20 और 30 हो गए 50 बटे 2 मतलब 25, यहाँ पर भी आ जाएगा 25। ठीक है, उसी प्रकार 30 और 40 वाला वर्ग दोनों तरफ है, 30 धन 40 70, 70 बटा 2 35, इधर भी 35 आ जाएगा और इधर भी 35 आ जाएगा। आखिरी वर्ग है हमारा 40 से 50, 40 धन 50 90, 90 बटे 2 45, इधर 45 आ जाएगा और इधर भी 45 आ जाएगा। तो हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया ताकि हम बहुभुज को बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह हमारे आगे 5 15 25 35 45 दोनों तरफ। ठीक है, बारंबारताएं हमें दे रखी हैं।
आइए दोस्तों, अब हम सेक्शन ए के लिए बारंबारता बहुभुज बना लेते हैं पहले, फिर सेक्शन बी के लिए बना लेंगे। ठीक है, तो हमने सेक्शन ए के जो आंकड़े हैं वो लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, अंक, ठीक है, सब लिख दिया हमने। एक्स अक्ष पर हम दिखाएंगे प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्तांक, प्राप्तांक यहाँ पर जो अंकों से हमने वर्ग चिन्ह बनाया है उसको दर्शाएंगे हम। ठीक है, और y अक्ष पे हम दिखाएंगे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब जो बारह विद्यार्थियों की संख्या क्या है, बारंबारता। ठीक है, तो अधिकतम बारंबारता जो है 19 थी। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ए में 17 है, पर सेक्शन बी में 19 थी, तो हम बारह यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ले लिए 20। ठीक है, अब इसको हमने एक मात्रक हमने दो विद्यार्थियों के बराबर ले लिया। ठीक है, 2, 4, 6, 8 इत्यादि, ऐसे हम 20 तक चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दिखा दिया ये 5 पहला वर्ग चिन्ह, दूसरा वर्ग चिन्ह 15। ठीक है, अगला वर्ग चिन्ह कौन सा है, 25, तो अगला वर्ग चिन्ह हमने दिखा दिया 25। फिर उसका अगला वर्ग चिन्ह है 35, तो हमने दिखा दिया 35। फिर उसका अगला वर्ग चिन्ह है 45, तो हमने दिखा दिया 45। ठीक है, अब हम इसके आगे एक और वर्ग चिन्ह हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो समान वर्ग अंतराल लेंगे, तो 35 के बाद 45 था, तो 45 के बाद 55 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें एक और वर्ग चिन्ह दिखाना होता है बाईं तरफ। ठीक है, उसकी दूरी भी पहले वर्ग चिन्ह से समान दूरी पे होगा, तो 15 और 5 और 15 के बीच में 10 की दूरी है, तो 5 से बाईं तरफ जाएंगे तो 10 दूरी पे होगा हमारा -5, ऋण का 5। ठीक है, तो वो हमने खींच दिया। ठीक है, अब आप देखिए, जो वर्ग चिन्ह 5 है वहां पे मान क्या है, बारंबारता क्या है, 3। ठीक है, तो हमने एक गोला खींच दिया, एक बिंदु खींच दिया। ठीक है, बिंदु जिसका मान है 3, तो वो 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, और कहां पर है वो, 5 पर। ठीक है, वर्ग चिन्ह 5 पर। अगला वर्ग चिन्ह है 15। ठीक है, तो इस 15 पर, इस ये जो वर्ग चिन्ह 15 है प्राप्तांक। ठीक है, यहाँ पर हमें कितना बारंबारता दिया हुआ है, 9। ठीक है, तो 9 पर, 9 होगा 8 और 10 के बीच में, एक बिंदु ले लेंगे 9 पर। ठीक है, फिर अगला वर्ग चिन्ह है हमारा 25, तो 25 पर मान कितना है बारंबारता का, 17। 17 होगा हमारा 16 और 18 के बीच में, तो यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, जिसका मान हमने 17 रख दिया। ठीक है, फिर बारंबारता, सॉरी, वर्ग चिन्ह 35 पर। ठीक है, वर्ग चिन्ह 35 पर जो है बारंबारता है 12। ठीक है, 12, 35 वर्ग चिन्ह ये है, बारंबारता जो है 12 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा बिंदु आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु आ गया जिसका मान है 12। ठीक है, आखिरी वर्ग चिन्ह है हमारा 45। 45 पे मान है 9। ठीक है, 45 पे 9, 9 होगा 8 और 10 के बीच में, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 9। ठीक है, तो ये हमारे वर्ग चिन्ह और बारंबारता यहाँ पर आ गई। ठीक है, पर हमें इसके आगे जो हमने एक और वर्ग चिन्ह लिया था वहां पर एक शून्य रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी विधि होती है, एक आगे और एक पीछे। ठीक है, पीछे हमने कौन सा लिया था, -5। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक शून्य पर हमें एक बिंदु रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, अब हमें ये सारे बिंदुओं को मिलाना है। ठीक है, तो ये शून्य से शुरू करेंगे। शून्य से जो पहला वर्ग चिन्ह 5 है वहां पर जो बिंदु है उसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये मिला दिया हमने -5 और 5 वाले बिंदुओं को। अब 5 और 15 वाले बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, तो 3 और 9 जो है इनको मिला दिया। अब 15 से 25 वाले बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो 9 और 17 मिल गया। ठीक है, अब 25 और 35 वाले बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, तो 17 और 12 वाले को मिला देंगे। फिर 35 और 45 वाले को मिला देंगे, तो ये 12 और 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 9 वाले और शून्य वाले को, क्योंकि 45 और 55 को मिलाना है, तो 9 और शून्य को मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया हमारा बारंबारता बहुभुज, किसका, सेक्शन ए का। ठीक है, तो हमें नीले रंग से दिखा दिया, सेक्शन ए का बन गया हमारा बारंबारता बहुभुज। ठीक है, अब हम इसी प्रकार सेक्शन बी का बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। सेक्शन ए का बारंबारता बहुभुज तो हमने बना ही लिया। अब यहाँ पे हमने सेक्शन बी के आंकड़े लिख दिए, वर्ग चिन्ह और अंक तो वही है, बारंबारता सेक्शन बी की लिख दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ग चिन्ह पर कितनी बारंबारता है, 5, तो 5 वर्ग चिन्ह पर हम 5 बारंबारता लेंगे। 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। अब इसको हमने लाल रंग से दिखा दिया, सेक्शन ए को हमने नीले रंग से दिखाया था, सेक्शन बी को हम पूरे को लाल रंग से दिखाएंगे। ठीक है, अगला वर्ग चिन्ह है 15। 15 पर बारंबारता 19, तो 15 पर बारंबारता होगी 19। 19 मतलब 18 और 20 के बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो एक बिंदु आ जाएगा 18 और 20 के बीच में 19। ठीक है, 15 पर। ठीक है, अगला वर्ग चिन्ह है 25। 25 पर बारंबारता है 15, तो 25 पर 15, 15 होगा 14 और 16 के बीच में, तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है वर्ग चिन्ह 35। 35 वाला वर्ग चिन्ह, यहाँ पर कितना है बारंबारता 10, तो 10 तो यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा 10 पर। ठीक है, 35 बारंबारता में। फिर अगली बारंबारता है हमारी 45। ठीक है, तो 45 में कितना है मान, 1। ठीक है, तो 45 बारंबारता पे एक मान पे आ जाएगा हमारा बिंदु। ठीक है, ये एक आ गया। एक कहाँ पर होगा, 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में एक यहाँ पर आ गया।
ठीक है। अब जैसे हमने पहले मिलाया था सेक्शन ए के बिंदुओं को, अब सेक्शन बी के बिंदुओं को मिलाएंगे, तो ये शून्य से मिलाएंगे ये 5 वाले बिंदु को। ठीक है। अब 5 वाले बिंदु को मिलाएंगे 19 वाले से, क्योंकि 5 वर्ग चिन्ह के बाद अगला वर्ग चिन्ह है हमारा 15, तो 5 और 15 वाले वर्ग चिन्ह के बिंदुओं को मिला देंगे, तो 5 और 19 को मिला देंगे। ठीक है। अब 15 और 25 के वर्ग चिन्ह के बिंदुओं को मिलाएंगे, तो 19 और 15 को मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया। अब 25 और 35 वाले को मिलाएंगे, तो 15 और 10 को मिला देंगे। ठीक है, सीधी सीधी रेखा खींचनी है। अब 35 और 45 वाले को मिला देंगे, तो 10 और 1 को मिला देंगे। ठीक है। अब 45 और 55 वाले को मिलाना है। ठीक है, तो 1 और 0 को मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो लाल रंग का हमें मिला है बहुभुज, ठीक है, यही हमारा क्या है, बारंबारता बहुभुज सेक्शन बी का। तो अभी हमने एक ही आलेख पर सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारंबारता बहुभुज बना लिए। तो ये हमने दोनों सेक्शनों के बारंबारता बहुभुज तो बना दिए। अब हमें दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना करनी है, मतलब परफॉर्मेंस की तुलना करनी है कि किस सेक्शन के विद्यार्थियों के अंक अधिक आए। ठीक है, तो अधिक अंक मान लेते हैं 25 से ज्यादा अंक, जिस सेक्शन के विद्यार्थियों के ज्यादा आए होंगे वो उस सेक्शन ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, उसका निष्पादन अच्छा होगा। ठीक है, तो 25 से हम 50 तक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 50 तक ही थे हमारे अंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ऐसा डब्बा बना दिया। अब इस डब्बे में देखिए, इस डब्बे के अंदर जो 25 के ऊपर वाले बिंदुओं को दिखा रहा है, ठीक है, तो ऊपर कौन सा दिख रहा है हमें, हमें ऊपर से नीला वाला दिख रहा है। ठीक है, और इसमें लाल वाला जो है वो नीचे दिख रहा है। ठीक है, और नीला वाला क्या है, सेक्शन है, लाल वाला क्या है, सेक्शन बी। तो जो ऊपर है उसने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, तो इसका मतलब जो है सेक्शन ए का निष्पादन अच्छा था सेक्शन बी से, तो हम कह सकते हैं सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी के विद्यार्थियों से बेहतर है। ठीक है, क्योंकि 25 से ऊपर ज्यादा अंक किस सेक्शन के विद्यार्थियों के ज्यादा आए हैं, सेक्शन ए के विद्यार्थियों के। ठीक है, और यहाँ से इस आयत से आपको दिख भी रहा होगा कि 25 से ऊपर वालों में जो है बिंदु किसके ऊपर है, सेक्शन ए के बिंदु ऊपर है, सेक्शन बी के बिंदु नीचे हैं। तो सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी के विद्यार्थियों के प्राप्तांक से बेहतर है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों।